आज के इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है 4th चैप्टर द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा समीकरण की परिभाषा? चलिए हम बताते हैं, बाकी लोग ध्यान से सुनिए। छोटे कक्षाओं में यानी पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं, बात नहीं करते हैं बेटा, अब आ जाओ बोर्ड पे। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा, x + 4 = 7 देखे हैं आप लोग। फिर कहीं मिला होगा 2x - 5 = 7। इसी को हम लोग कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं इसे हम लोग? समीकरण। लेकिन जब समीकरण की परिभाषा पूछी जाए कि समीकरण किसे कहते हैं, तो हम उसकी परिभाषा बताएंगे, परिभाषित करेंगे उसको। तो यह जो देख रहे हैं आप, यह एक जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, गणितीय कथन। अरे बात समझ में? इसे जब हम हिंदी कथन के रूप में बदल देंगे तो वही जो है इसकी परिभाषा हो जाएगी। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं बराबर, कहते हैं ना। ये जो है दो राशियों के बीच, दो संख्याओं के बीच समानता का क्या है, ये प्रतीक है, बताता है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसे हम लोग कहते हैं समानता सूचक, यानी दो राशियों को क्या करता है, ये बराबर दिखाता है। तो हम लोग समीकरण को परिभाषित करते हैं कि एक ऐसा समानता सूचक कथन, एक ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें एक या एक से अधिक अज्ञात राशियाँ हों। अज्ञात राशियों का मतलब होता है यहाँ चर से, यानी x, y, z में से हो। ये क्या है, सब अज्ञात राशियाँ हमारी हैं। तो कभी आपको एक देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको दो दिखने को मिलेगा। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे x + y = 2x + 5। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी चर राशियाँ हैं? दो। कितनी हैं? दो। तो आपको एक भी मिलेगा और दो भी मिलेगा, दो से अधिक भी मिल जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे x + y + z = 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन राशियाँ हैं, तीन अज्ञात राशि। तो मैंने परिभाषा में आपको बताया कि एक ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें एक या एक से अधिक क्या हो, अज्ञात राशियाँ हों, चर राशियाँ हों, समीकरण कहलाता है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए इसमें। समझ रहे हैं इस चीज़ को? चलिए आइए, बहुत अच्छा। हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ना है द्विघात समीकरण, एक चर में द्विघात समीकरण पढ़ना है। कितने चर में? एक चर में। यानी या तो केवल हम x को लेंगे, नहीं तो केवल y को लेंगे, यानी किसी एक ही चर को हमें लेना है। तो हम लोग को यहाँ x में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? x में। अब देखिए, समीकरण तो हम लोगों ने परिभाषित कर लिया। समीकरण, एक चर में समीकरण के दो प्रकार के बारे में हम लोग पढ़े हैं। एक तो क्लास 9th में पढ़े होंगे हम लोग, या क्लास 8th या 7th में पढ़ते हैं रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण। तो समीकरण के यहाँ पर दो प्रकार की हम बात करेंगे। पहला तो बात होगी हमारी एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, परीक्षा की दृष्टि से भी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक चर में रैखिक समीकरण का मतलब है, रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला। अरे बात समझ में? रैखिक का मतलब क्या होता है? एक घात। हम लोग बहुपद में पढ़े थे रैखिक बहुपद के बारे में। वह बहुपद जिसकी घात क्या हो, एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला, एक घात जिसकी हो। तो यहाँ पर भी आपको एक समीकरण मिलेगा जिसमें केवल एक ही चर होगा और उसकी घात क्या होगी? एक होगी। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में x + 4 = क्या? 7। अपनी आंखों से देख रहे हैं कि केवल एक ही चर क्या है? x है, और इसका घातांक क्या है? 1 है।
तो यह जो समीकरण है वह एक चर में क्या है, रैखिक समीकरण। ये जो आप दूसरा देख रहे हैं 2x - 5 = 7, इसमें भी कितना चर है, एक चर है, और इसकी घातांक कितनी है, 1। तो ये है एक चर में रैखिक समीकरण। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एक चर में रैखिक समीकरण को परिभाषित करेंगे हम लोग, वह रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो, एक ही चर हो, उसे हम एक चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि बताओ बेटा रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घातांक क्या हो, एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। आ रही है बात समझ में? अभी हम लोगों ने तीसरे चैप्टर में पढ़ा दो चरों में रैखिक समीकरण, तो उसमें दो चर होगा और अधिकतम घातांक क्या होगा उनका, एक। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कितने चर हैं इसमें, दो, x भी है आपका और y भी है, x भी है और y भी है, तो ये दो चर में है और रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ x का भी घातांक एक है और y का भी घातांक क्या है, एक है, तो ये दो चरों में रैखिक समीकरण है। आ रही बात समझ में? तो रैखिक समीकरण का तात्पर्य ये है कि वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घातांक क्या हो, एक हो, वह रैखिक समीकरण कहलाता है। एक चर का मतलब है कि वह समीकरण, वह रैखिक समीकरण जिसमें कितने चर हों, एक चर हों, एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता। आ रही बात समझ? और दूसरा हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ सिलेबस में हमारे, वह है द्विघात समीकरण, यानी दो चरों में, सॉरी दो चरों में नहीं, एक चर में, दो चर तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, एक चर में द्विघात समीकरण, एक चर में द्विघात समीकरण। अगली कक्षा में आप जाएंगे बेटा तो वहाँ मिलेगा आपको दो चरों में द्विघात समीकरण। लेकिन क्लास 10th में हमारा सिलेबस में ये है एक चर में क्या, द्विघात समीकरण, एक चर में द्विघात समीकरण। तो एक चर समझ गए आप लोग, या तो केवल x की बात होगी, नहीं तो केवल y की बात होगी, नहीं तो केवल z की बात होगी। बात यहाँ पढ़ाई की हो रही है, डिस्टर्ब ना करो यार, बोलोगे तो क्लास डिस्टर्ब होगा। तो एक चर में द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब क्या होगा, दो। भाई द्वि का मतलब क्या होता है, दो होता है, और घात आप जानते ही हैं। तो वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घातांक क्या हो, दो हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे हम लिख दें x² + 4 = 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चर हमारा क्या है, एक ही है x, और उसका घातांक क्या यहाँ पर है, 2। तो घातांक क्या है इसका, 2 है। तो ये कौन सा समीकरण है हमारा, एक चर में द्विघात समीकरण। हम लोग को यहाँ एक ही चर में पढ़ना है। अरे बात समझ में? फिर मैं और एग्जाम्पल दे दूँ आपको, x² - 5x + 6 = क्या, 0। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही चर है और उसका सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है। तो यह क्या है हमारा, एक चर में द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आप अपनी आंखों से देखकर नहीं बता सकते हैं, तो बताइए क्या ये x⁴ + x² + x + 1 = 0 द्विघात समीकरण है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो आप घातांक देख रहे हैं वो कितना है, अधिकतम घातांक क्या है, 3 है। तो ये द्विघात समीकरण। अरे ये बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक हो बताइए, कोई दिक्कत? समीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसा समानता सूचक कथन, एक ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें एक या एक से अधिक अज्ञात राशियां हों, चर राशियां हों, समीकरण कहलाता है। हमें यहाँ एक चर के बारे में पढ़ना है। एक चर में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि वह समीकरण जिसकी चर की घातांक क्या हो, एक हो,
वह रैखिक समीकरण कहलाता है। और एक चर का मतलब है कि उसमें एक ही चर हो, केवल या तो x होगा या तो केवल y होगा। फिर है दूसरा हमारा एक चर में द्विघात समीकरण, यानी वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घातांक क्या हो, 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे x² + 4 = 0। आ रही बात समझ में? समीकरण को ये भी कर सकते हैं, एक चर और एक अचर पद के योग को समीकरण कहते हैं। नहीं, चर और अचर पद के योग को, तो चर और अचर पद का जो योग होता है, देखिए चर ये क्या है, अचर है, इसको हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बीजीय व्यंजक। हमने बीजीय व्यंजक की परिभाषा बताई है। आप जो है बहुपद के लेक्चर नंबर 1 में देखेंगे, वहाँ पर सबसे पहले हमने आपको चर, अचर, बीजीय व्यंजक, बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार सब बताए हैं। तो चर पद हो और अचर पद हो, उसके कॉम्बिनेशन से, योग से, अंतर से, गुणा से, भाग से जो प्राप्त होता है वह बीजीय व्यंजक होता है। आ रही बात समझ में? जब तक समानता सूचक कथन नहीं आएगा बेटा, तब तक वह समीकरण का रूप नहीं होगा। जैसे मैं इसको लिख दिया होता कि x + 4 = 0, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर समानता सूचक कथन यानी साइन ऑफ इक्वालिटी आई हुई है। तो ये बता रहा है कि यह क्या है, एक समीकरण। आ रही बात समझ में? जब तक आप इक्वल टू का सिंबल नहीं देखेंगे तब तक आप इसे समीकरण नहीं कह सकते हैं। तब वह या तो एक बीजीय व्यंजक होगा और नहीं तो एक बहुपद होगा। आ रही बात समझ? समीकरण की परिभाषा क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक चर में रैखिक समीकरण की परिभाषा क्लियर हुई कि नहीं? और एक चर में द्विघात समीकरण की परिभाषा क्लियर हुई? कोई दिक्कत यहाँ तक? आ रही बात समझ में? हम लोग को यहाँ पर स्पेशली द्विघात समीकरण पढ़ना है, तो हम चलते हैं द्विघात समीकरण पर। आ रही बात समझ में? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण के मानक रूप के बारे में जानेंगे। किसके रूप में जानेंगे हम लोग? मानक रूप के बारे में। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही। और द्विघात बहुपद ही जब बराबर हो जाए किसी राशि के, तो हम कह देंगे यह हमारा ये क्या है, समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप, मानक या व्यापक रूप, बिल्कुल ध्यान से चलेंगे हम लोग। ये हमारा होता है बेटा ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a ≠ 0, a का मान 0 नहीं होगा। a का मान 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ax² का गुणांक है जो हमें 2 घात प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। इसलिए a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में? समझ रहे हैं इस चीज़ को? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण में a का मान हो सकता है, उसमें दे देगा ऑप्शन 1 2 सॉरी 0, एक उसमें ऑप्शन क्या जाएगा 0, और एक होगा मतलब एक शून्य है और एक क्या है, शून्य नहीं है। तो आप क्या करेंगे ट्रिक, उसमें शून्य नहीं है, a का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। a का मान अगर शून्य हो जाता तो ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब यही पद हमारा 0 हो जाएगा तो क्या ये द्विघात समीकरण बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए a का मान शून्य नहीं हो सकता। समझ रहे इस चीज़ को? उसके बाद ये ए बी सी क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर ए बी सी का जो रोल हमारा है, यहाँ पर इनकी जो भूमिकाएं हैं वह क्या है, वास्तविक संख्या। यानी यहाँ पर यह एक अचर के रूप में प्रयोग किए गए हैं, संख्या के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अरे ये बात समझ में? और हम लोग a को क्या कहेंगे यहाँ पर, x² का गुणांक।
ए बराबर होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी हमारा क्या होता है, एक्स का गुणांक, और सी क्या होता है हमारा, अचर पद। सी होता है हमारा द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल वह बहुपद है, यह क्या है, समीकरण हो जाता है। लेकिन उसके भी मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही होता है, और यह जब बराबर जीरो के हो गया तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a, एक्स का गुणांक क्या होता है, b, और c क्या होता है, अचर पद। अरे ये बात समझ में, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, समझ रहा है इस चीज़ को। अब देखिए हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है प्रश्नावली 4.1 का, कि आप बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं। तो आपको द्विघात समीकरण बताना है। तो द्विघात समीकरण कब होगा, जब दिए गए समीकरण का अधिकतम घातांक क्या होगा, 2 होगा, तो क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण। आप बस केवल 2 देख लेंगे, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, उच्चतम घातांक, अधिकतम घातांक क्या होना चाहिए, 2, तो आप कह देंगे कि द्विघात समीकरण है। अगर नहीं होगा तो कह देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद हमारे सिलेबस में है कि आपको इबारती प्रश्न दिए गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, और उसे आपको एक द्विघात समीकरण का रूप देना है। और ये बात समझ में। फिर उसके बाद हम लोगों का है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें ये पढ़ना है कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हमको यहाँ पढ़नी है। द्विघात समीकरण को हल करने की द्विघात ये बहुत ध्यान से देखिएगा, द्विघात समीकरण को हल करना। हल करने का मतलब होता है बेटा कि उसमें जो चर आपका होगा, x होगा तो x का मान निकालना, y होगा तो y का मान निकालना, मतलब जो भी चर उसमें इन्वॉल्व होगा उसका मान निकालना। तो हमें यहाँ 3 विधियों से, पहला तो ये है कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके, क्या करके हमें, यानी गुणनखंड विधि द्वारा हल, गुणनखंड विधि द्वारा हल। तो गुणनखंड विधि अभी हम लोग पढ़े हैं, या तो वह सूत्र पर हो जाएगा, तो सूत्र में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे बात समझ में, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पर, तो a प्लस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही यहाँ पर आएगा। उसके बाद मध्य पद को 2 भागों में तोड़ करके हम लोगों ने क्या किया है, गुणनखंड किया है उसकी हेल्प से। तो गुणनखंड का मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ पर या तो सूत्र मिल गया कहीं, और नहीं तो क्या करेंगे, हम बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ करके उसका गुणनखंड करके x का मान निकालेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना। अरे बात समझ में, पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना, यानी जो दिया हुआ हमारा द्विघात समीकरण होगा उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ रहे हैं आप, या तो उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर सेट करेंगे, और नहीं तो उसे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर सेट करेंगे। पूर्ण वर्ग, बीजगणित में पूर्ण वर्ग का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में। कोई बच्चा ये बताएगा हमसे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितने पद होते हैं और a माइनस बी के होल स्क्वायर में कितने पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं बेटा, 3। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चाहे वह a प्लस बी का होल स्क्वायर हो
या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, उसके पूर्ण वर्ग में 3 पद होंगे और उन 3 पदों में 2 पद होते हैं पूर्ण वर्ग और एक जो होता है वह उन दोनों के गुणनफल का 2 गुना होता है। अरे बात समझ में? तो इन तीनों में से इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो इन तीनों पदों में से आपके पास a स्क्वायर होगा और 2ab होगा। हम a स्क्वायर और 2ab की हल सहायता से b का मान निकालेंगे और b का मान पता करके हम लोग उसको इस फार्मूले के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह रूप लिखेंगे। तो अगर ऐसा मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो उसे कह देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में मिल रहा है तो कह देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब पूर्ण वर्ग बनाने की बात की जाएगी वहाँ पर आपको दिया गया होगा a स्क्वायर का मान और 2ab का मान। a स्क्वायर और 2ab की सहायता से हम किसका मान निकालेंगे? b का। अगर ये बताओ बेटा तुम्हें, अगर a स्क्वायर और 2ab तुमको दिया गया है तो इसके पूर्ण वर्ग में कमी किसकी रह रही है? b स्क्वायर की। तो जिसकी कमी होगी उसी को ना हम लोग ढूंढेंगे भाई, जिसकी कमी होगी उसी को ढूंढा जाएगा कि नहीं ढूंढा जाएगा बताओ? तो हमको हर प्रश्न में बेटा, हर प्रश्न में आपको a स्क्वायर और 2ab दिया होगा। तो a स्क्वायर दिया है तो a का मान तो क्लियर है, फिर 2ab दिया है तो 2 तो 2 ही है, a का मान रख देंगे तो वहाँ से किसका मान मिल जाएगा? b का। तो जब हमारे पास ab का मान मिल गया हमको तो हम a प्लस बी का भी होल स्क्वायर निकाल सकते हैं और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है ये भी, पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना, बहुत मज़ा आएगा इसमें। और तीसरा है द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र को ही श्रीधराचार्य का सूत्र कहा जाता है। श्रीधराचार्य का सूत्र। अरे बात समझ में? ये सूत्र हमारा होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो है श्रीधराचार्य का सूत्र है। अरे बात समझ में? इस सूत्र की प्रयोग से तो आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंस किसका है? a, b और c का। इसमें हम लोग इस विधि से हल करने के लिए दिए गए समीकरण, चाहे कोई भी समीकरण दिया हो, द्विघात समीकरण ही होगा, उसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे और वहाँ से a, b और c का मान ज्ञात करेंगे और सीधे इस सूत्र में रख देंगे तो हमको उस समीकरण के दोनों हल मिल जाएंगे। देखिए ये प्लस और माइनस का मतलब है कि एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस। तो जब प्लस लेंगे तो एक हल होगा और जब माइनस लेंगे तो दूसरा हल होगा। और हम सभी लोग जानते हैं, अब तक इस बातों से हम लोग बिल्कुल परिचित हो गए हैं कि रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? एक। रैखिक का मतलब होता है एक घात, तो एक घात का होगा तो उसका एक हल होगा। द्विघात समीकरण के कितने हल होंगे? 2, क्योंकि उसका घात कितना है? 2। तो यहाँ जो समीकरण हल करेंगे उसके भी कितने मान होंगे? 2। अरे ये बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताइए, कोई दिक्कत है? अब देखिए इसके बाद जैसे ही हम लोग अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रश्न मिलेगा कि आप मूलों की प्रकृति बताइए। क्या बताइए? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। तो मूलों की प्रकृति बताने वाला इसमें आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण का विविक्त कर। क्या कहते हैं? विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। देखिए मूल का मतलब ये है बेटा
कि आप जब समीकरण को हल करेंगे तो जो उसका हल आएगा वह वास्तविक होगा कि काल्पनिक, वास्तविक होगा कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या के बारे में। सभी संख्याएं हमारी क्या है, वास्तविक है। लेकिन अगर रूट ओवर कहीं मिल जाए आपको -1, -1 का मतलब है कि करड़ी में अगर आपको मिल जाता है ऋणात्मक, तो जब रूट के भीतर कोई भी संख्या ऋणात्मक होगी तो उसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। तो आप बिल्कुल देख रहे हैं कि ये जो b² - 4ac है वह रूट के क्या है, भीतर है। तो इसका मान धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जब धनात्मक होगा तब तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन जब ये ऋणात्मक होगा हल करने पर b² - 4ac का मान हम जब निकालेंगे और ये जब ऋणात्मक होगा तो उसके मूल कैसे होंगे। तो जब काल्पनिक होगा तो हमें हल नहीं करना है, काल्पनिक होगा तो हमें हल, जब वास्तविक होगा तभी समीकरण को हल करना है। तो प्रश्न में आपसे पूछेगा कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है। तो आप जो है वहाँ से d का मान निकालेंगे। d का मतलब क्या है बेटा, b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो जब इसका मान हम लोग निकालते हैं तो 3 कंडीशन बनता है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति डिसाइड कौन करता है, उसका विविक्तकर क्या, डिस्क्रिमिनेंट d का मान जो है डिसाइड करेगा कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो d का मान 3 तरह से प्राप्त होगा। या तो कभी देखेंगे आपकी धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्या मिलेगी, पॉजिटिव। हल किया आपने तो पॉजिटिव आ गया। दूसरे में आपने हल किया तो मान लीजिए कि निगेटिव आ गया। फिर आपने हल किया तीसरे कंडीशन में, आपने देखा कि इसका मान तो 0 आ गया। आगे बात समझ में। तो जो d का मान आएगा कभी धनात्मक आएगा, कभी ऋणात्मक आएगा और कभी क्या आ जाएगा, 0। कभी धनात्मक होगा कभी, और कभी क्या होगा, 0। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बात। ये टॉपिक जो बता रहे हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो 100% आना ही है इस पर आधारित। तो जब पॉजिटिव होगा तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और असमान का मतलब कि 2 मूल होंगे इसके और दोनों क्या होंगे, समान नहीं होंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न मान होंगे। अरे बात समझ में। और जब निगेटिव होगा तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। काल्पनिक। आ रही बात समझ में। तो जब काल्पनिक हो जाएंगे उस दृष्टि में हमें उसे हल नहीं करना है। और जो तीसरा है ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है ये, मोस्ट। अगर d का मान 0 के बराबर हो जाता है, d का मान क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है, अगर शून्य आ जाता है तो इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। वास्तविक और समान। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है प्रश्न में। कह देगा कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान हैं तो समीकरण में दिए गए k का मान ज्ञात कीजिए। कोई एक राशि दे देगा क्या, k, और कहेगा इसका मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं इस बात को। तो d का 3 मान हो सकता है। एक तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, एक क्या होगी, और एक होगा 0। तो इसको हम लोग कंडीशन बनाते हैं कि d का मान बड़ा हो 0 से। d का मान क्या हो, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हमारी होती हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सब 0 से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, यानी पॉजिटिव आएगा। दूसरा ये कंडीशन बनता है कि d का मान छोटा हो किससे, 0 से। सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, 0 से छोटी होती हैं।
-1 और 0 में कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। -1 क्या है आपका? छोटा है। तो जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं सब 0 से क्या होती हैं? छोटी हो। यानी पहला कंडीशन हमारा होता है d इज ग्रेटर देन 0, दूसरा होता है d इज लेस देन, और तीसरा होता है d इज इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में? तो अब यहाँ से आप समझ रहे हैं बिल्कुल कि जब d बड़ा होगा 0 से तो क्या कंडीशन होगा? उसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। आ रही है बात समझ में? जब d का मान छोटा होगा 0 से तो क्या होगा? उसके मूल काल्पनिक होंगे, असमान हो सकते हैं लेकिन काल्पनिक होंगे। और जब d का मान बराबर होगा 0 के तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं और क्या हैं? समान हैं, दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? आ रही है बात समझ में? तो इतना हम लोग को पढ़ना है अपने इस सिलेबस में। आ रही है बात समझ में? कभी कभी हमने कुछ पेपर्स को देखे हैं, उसमें प्रश्न आ जाता है मूलों के योगफल पर आधारित और मूलों के गुणनफल पर आधारित। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा समीकरण। समीकरण को परिभाषित किया, फिर हमने एक चर में रैखिक समीकरण को परिभाषित किया, फिर मैंने एक चर में द्विघात समीकरण को परिभाषित किया। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a का मान बेटा 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं होगा? अगर a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि a जो है x स्क्वायर का क्या है? गुणांक। a, b और c यहाँ पर जो प्रयोग किए गए हैं ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। a की यहाँ पर भूमिका है कि वह x स्क्वायर का क्या है? गुणांक है। b की भूमिका है कि वह यक्ष का गुणांक है, और c हमारा क्या है? अचर पद। फिर हमने कहा कि हमें यहाँ पर जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में, उस पर जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो यही बन रहा है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो जब समीकरण का अधिकतम घातांक आप 2 देखेंगे तो कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। फिर मैंने कहा कि जैसे ही हम लोग अगली प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर हम लोगों को समीकरण को हल करना है। क्या करना है? समीकरण को हल करना है। तो समीकरण को हल करने की यहाँ पर हमको कितनी विधि पढ़नी है? 3। पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड करके। तो हम लोग कक्षा 8वीं से लेके और 10वीं तक गुणनखंड पढ़ रहे हैं। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने गुणनखंड पढ़ा, तो गुणनखंड की सहायता से x का मान निकाल लेंगे। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो मैंने कहा कि बीजगणित में पूर्ण वर्ग का मतलब है कि या तो वह a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, नहीं तो वह a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। चाहे वह a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, उसमें कितने पद होंगे? 3। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। हमारे प्रश्न में a स्क्वायर और 2ab दिया होगा, उसकी हेल्प से हम b का मान निकालेंगे और b स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब जोड़ देंगे तो हमारा वहाँ पर जो है एक साइड जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा और वहाँ आसानी से हम x के मान को निकाल लेंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि तीसरा हल करने की जो विधि है वह है द्विघाती सूत्र, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य के सूत्र से भी जानते हैं। ये x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब जानते हैं आप यहाँ पर a b c क्या है? तो a x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c क्या है आपका? अचर पद। तो इस सूत्र से हल करने के लिए दिए गए समीकरण की तुलना उसके मानक रूप से कर लेंगे कि वहाँ से हमें किसका मान मिल जाए? a b c का, और इसमें रख देंगे, सीधे हल हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि आपसे बात होगी, आपसे इसमें बात होगी कि मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति का मतलब है कि जब उसे हल करेंगे आप, जो यक्ष का मान आएगा वह किस प्रकार का होगा। यानी प्रकृति का मतलब है या तो काल्पनिक नहीं तो क्या? वास्तविक।
तो इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। जब डी का मान हम लोग निकालते हैं तो धनात्मक, ऋणात्मक और क्या आता है, शून्य। तो धनात्मक का मतलब है कि डी से, वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब डी से बड़ा होगा तो उसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। जब डी से छोटा हो, 0 से छोटा होगा डी का मान, तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक की दशा में हमें प्रश्न को हल करने की आवश्यकता नहीं है। और जब डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि इसके मूल क्या हैं, वास्तविक हैं और दोनों क्या हैं, समान हैं। आ रही बात समझ में। b² - 4ac द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताता है और इसे हम द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग, डिस्क्रिमिनेंट। कोई दिक्कत है, आ रही बात समझ में। फिर इससे हट करके जो हमारे सिलेबस में तो नहीं दिया है लेकिन प्रश्न आ जाता है, काफ़ी बच्चे डाउट्स में पूछते हैं कि सर इसका बताइए। ठीक है, जैसे आ जाता है प्रश्न आपका, मैं इसका नोट्स अभी बनवाऊंगा, परेशान नहीं हुई, ठीक है। अब इसका देखिए, हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसमें का, वह ये है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब ये द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, 2। द्विघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे, पहले को क्या मानेंगे, अल्फा, दूसरे को क्या मानेंगे, बीटा। ये पढ़ चुके हैं मेरे भाई, इसको पढ़ा जा चुका है। तो हम मान लेंगे बेटा, मैंने अभी कहा कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण बिल्कुल इक्विवेलेंट जाएगा, समतुल्य जाएगा। देखिए, हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा हैं। तो जो द्विघात बहुपद में शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a, होता है कि नहीं होता है जी, वही फार्मूला यहाँ द्विघात समीकरण का होता है। तो पहला हमारा फार्मूला होता है मूलों का योगफल, ये होता है हमारा -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ये पहला हमारा फार्मूला होता है। और दूसरा हमारा इसमें सूत्र मिलता है मूलों का गुणनफल बराबर होता है ये अचर पद बटा में x² का गुणांक, यानी अल्फा × बीटा = c/a। आ रही बात समझ में। तो इस टॉपिक पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, समझ रहे हैं इस बात को। आपके सिलेबस में नहीं बात की गई है, चर्चा नहीं हुआ इसका, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में आ जाता है। तो हम इस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे। इस पर मैं पूरा एक लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा, कम से कम उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं। समझ रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों का बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमने इसमें क्या पढ़ा, समीकरण नंबर 1 पढ़े हम लोग, समीकरण। तो हम लोग को यहाँ स्पेशल एक चर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एक चर के बारे में। तो हमने आपको बताया रैखिक समीकरण, वह समीकरण जिसकी घात क्या हो, 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। फिर मैंने कहा एक चर में रैखिक समीकरण, यानी वह समीकरण या वह रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो, एक ही चर हो, एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण भी देखे हम लोग। फिर हमने कहा एक चर में द्विघात समीकरण, वह समीकरण जिसकी घात क्या हो, 2 हो, वह एक चर में द्विघात समीकरण कहलाएगा। एक चर का मतलब है केवल x दिखे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा
अभी हम लोग रिवाइज भी किए। ये हमारा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा ये। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग का इतना कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग प्रश्नावली 4.1 को पढ़ेंगे।